पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे प्रोफेसर ने 8 बेहद ही खतरनाक चोरों की एक टीम बनाकर स्पेन की सबसे सिक्योर तरीन बैंक पर कब्जा कर लिया। प्रोफेसर की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और देखते ही देखते चोरों ने म्यूजियम के सभी लोगों को बंदी बना लिया। जब तक पुलिस को इस बात की भनक लगी तब तक चोरों ने बैंक के सभी दरवाजों को बंद करके खुद को अंदर ही बंद कर लिया था। चोरों का मुख्य लक्ष्य था कि वो बैंक के अंदर पूरे 11 दिन बिताएंगे और इन 11 दिनों में वो 2400 मिलियन यूरोस यानी 261 अरब रुपए मशीनों के जरिए छापेंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। चोरों को बैंक के अंदर 2 दिन बीत चुके थे और उन्होंने 500 मिलियन यूरोस से भी ज्यादा पैसे छाप दिए। जब जब पुलिस ने बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की तब तब चोर किसी तरह अपनी चाल चलते हुए उन्हें अंदर आने से रोक देते। लेकिन असली मुसीबत तो अभी आने वाली थी, क्योंकि इस केस की इंचार्ज राकेल उसी आदमी को डेट कर रही थी जो इस चोरी का असली मास्टरमाइंड था। राकेल को पता चल जाता है कि चोरों ने किस घर पर इस पूरी चोरी को प्लान किया था। वो अपनी पूरी फोरेंसिक टीम को साथ लेकर उस घर पर चली जाती है। राकेल इस बात से अनजान थी कि उसकी बगल वाली सीट पर बैठा आदमी ही इस चोरी का असली मास्टरमाइंड है। प्रोफेसर पहले ही जानता था कि ऐसी नौबत आ सकती है कि जब पुलिस इस जगह पर पहुंच जाएगी, इसलिए उसने पहले ही यहाँ पर आकर वो सारे सबूत मिटा दिए और पुलिस को भटकाने के लिए गलत सबूत छोड़ दिए ताकि इन्हें बैंक के अंदर पैसे छापने का ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। बैंक के अंदर सभी चोर काफी परेशान थे, क्योंकि रूल्स के मुताबिक हर 6 घंटे में प्रोफेसर का एक कॉल आना लाजमी था। लेकिन 18 घंटे बीत चुके हैं और अब तक प्रोफेसर का कोई भी कॉल नहीं आया। और अगर 24 घंटों के अंदर प्रोफेसर संपर्क में नहीं आते तो चोरों को प्रोफेसर के बिना ही अगला प्लान शुरू करना होगा, और उस प्लान के बारे में सिर्फ बर्लिन ही जानता था। दूसरी तरफ छानबीन के दौरान पुलिस के हाथ एक बहुत ही पुख्ता सबूत लग जाता है। राकेल का एक्स हस्बैंड उसे अपने साथ लेकर लैब की तरफ जाने वाला था। प्रोफेसर को भी शहर जाना था, इसलिए वो भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। वहीं म्यूजियम के अंदर सभी चोरों को लग रहा था कि प्रोफेसर को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए उन्हें अपना अगला प्लान शुरू करना चाहिए। लेकिन बर्लिन इसके लिए तैयार नहीं था। हेल्सिंकी भी अपने भाई ओस्लो को मार देता है, क्योंकि वैसे भी ओस्लो अब जिंदा लाश बन चुका था। अब टोक्यो, रियो और डेनवर के साथ मिलकर बर्लिन को बंदी बना लेती है, क्योंकि वो एक उम्मीद के दम पर अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर प्रोफेसर ऑफिसर से ऊंट पटांग बातें करके उसे लड़ने के लिए उकसाता आता है और लड़ाई के दौरान प्रोफेसर उसे बहुत ही बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर उन सबूतों को नकली सबूत में बदल देता है। जब तक ऑफिसर को होश आया तब तक प्रोफेसर ने अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए थे। ऑफिसर पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में प्रोफेसर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहीं म्यूजियम के अंदर टोक्यो बर्लिन को बंदी बनाकर उससे अगले प्लान के बारे में पूछती है। बर्लिन उसे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताता और टोक्यो उसके सामने ही उसकी सारी दवाइयों को तोड़ने लगती है। इसके बाद वो एक गन लेकर बर्लिन की गर्दन पर तान देती है। गन के अंदर सिर्फ एक ही गोली थी और लगातार 5 राउंड खाली चले गए। अब टोक्यो आखिरी राउंड फायर करने ही वाली थी कि तभी मॉस्को और नैरोबी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और टोक्यो को ऐसा करने से रोक देते हैं। और टोक्यो ने यहाँ पर बर्लिन से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब टोक्यो बेसमेंट में नीचे अकेली थी तब हेल्सिंकी उसे पकड़कर बेहोश कर देता है और बर्लिन के साथ मिलकर उसे एक टेबल से कसकर बांध दिया जाता है। बर्लिन बहुत ही सनकी आदमी था। उसने बिना रहम करे म्यूजियम का दरवाजा खोलकर टोक्यो को पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस के पास एक मौका है चोरों को पकड़ने का, क्योंकि उनके हाथ चोरों का सबसे बड़ा हथियार उनके साथी ही लग चुका है। अब हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ने टोक्यो से कहा था कि अगर कभी भी कोई पकड़ा गया तो उसे पुलिस का वक्त बर्बाद करना है, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हो प्रोफेसर कुछ भी करके उन्हें पुलिस के चंगुल से निकाल लेगा। म्यूजियम के अंदर रियो टोक्यो के पकड़े जाने से बहुत दुखी था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो भी अब पुलिस के आगे सरेंडर कर देगा। लेकिन बर्लिन उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। वही कैंप के अंदर ऑफिसर राकेल टोक्यो से अब पूछताछ करनी शुरू कर देती है, लेकिन टोक्यो किसी भी हालत में अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा था। प्रोफेसर राकेल को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है। राकेल ने अपनी पोजीशन का हवाला देते हुए प्रोफेसर को यहाँ से सही सलामत निकाल लिया। प्रोफेसर ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि वो राकेल को बता सके कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। वहीं म्यूजियम के अंदर होश में आते ही रियो ने हॉस्टेजेस के सामने सब सच उगल दिया। उसने बता दिया कि वो एक सीक्रेट सुरंग के जरिए यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ पर काम कर रहे सभी हॉस्टेजेस को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने
वाली, क्योंकि चोरों ने वादा किया था कि अगर हॉस्टेजेस उनका साथ देंगे तो वो उन्हें भी 1 मिलियन यूरो देंगे। रियो द्वारा की गई ये गुस्ताखी बर्लिन से देखी नहीं गई। बर्लिन उसे गोदाम में ले जाकर गोली मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर नैरोबी और डेनवर आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खुशकिस्मती से सही मौके पर प्रोफेसर का कॉल भी आ जाता है, लेकिन बर्लिन अपनी गन नीचे करने की बजाय गोली चला देता है। खुशकिस्मती से उसने गोली रियो को नहीं मारी। वहीं दूसरी तरफ कैंप के अंदर राकेल टोक्यो को सजा कम करवाने का लालच देकर प्रोफेसर की जानकारी देने के लिए कहती है। इस वक्त टोक्यो पूरी तरह टूट चुकी थी। यहाँ से बच निकलने की उम्मीद उसने छोड़ दी और भावनाओं में बहकर उसने प्रोफेसर का असली नाम बता दिया। प्रोफेसर का नाम था सेर्जियो मार्कीना। ठीक उसी वक्त प्रोफेसर का कॉल भी आ जाता है। जब राकेल उसे उसके असली नाम से बुलाती है तो प्रोफेसर समझ जाता है कि टोक्यो ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। प्रोफेसर टोक्यो से अपनी भाषा में बात करता है। मैं किस्मत वाला हूँ, ये कभी मत भूलना। और टोक्यो समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। म्यूजियम के अंदर बर्लिन जब प्रोफेसर से बात कर रहा था तभी नैरोबी पीछे से उसके सर पर जोर से मारकर बर्लिन को बेहोश कर देती है और सारी कमान अपने हाथ में लेकर प्रोफेसर से बात करती है। नैरोबी बताती है कि उनका एक साथी ओस्लो अब उनके बीच नहीं रहा। प्रोफेसर ओस्लो की मौत से काफी दुखी होता है। प्रोफेसर अब काफी परेशान हो चुका है क्योंकि उसके सर पर मुसीबत का पहाड़ जो टूट गया, सबसे पहले उसे टोक्यो को पुलिस से बचाना था, उसके बाद एंजल को भी ठिकाने लगाना है, क्योंकि वो किसी भी वक्त कोमा से बाहर आकर प्रोफेसर की सच्चाई सबको बता सकता है। इतनी टेंशन होने के बावजूद भी प्रोफेसर सबसे पहले राकेल के घर पर डिनर के लिए जाने वाला था। वही म्यूजियम के अंदर रियो को भी अब हॉस्टेजेस के साथ बंद कर दिया जाता है। रियो अब चोरों का साथ छोड़कर हॉस्टेजेस के साथ मिल जाता है और सभी प्लान बनाते हैं कि वो डेनवर की गन के साथ नकली गन को बदलकर यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। अब अगले दिन प्रोफेसर सबसे पहले नैरोबी को कॉल करके उन 11 हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए कहता है जिन्हें बेसमेंट में बंदी बना रखा था। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर राकेल को कॉल करके एक रिपोर्टर को अंदर भेजने की मांग करता है। प्रोफेसर चाहता था कि अपना दर्द दिखाकर वो लोगों का पॉजिटिव सपोर्ट हासिल कर ले। वहीं दूसरी तरफ डेनवर जब मोनिका की मरहम पट्टी कर रहा था तभी मोनिका उसकी असली गन से नकली को बदल देती है। हालांकि मोनिका ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि डेनवर और मोनिका दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। अब तक रिपोर्टर को भी अंदर भेज दिया जाता है और इंटरव्यू बर्लिन देने वाला था। बर्लिन लाइव टीवी पर टोटल 11 हॉस्टेजेस को आजाद कर देता है। इसके बाद बर्लिन ओस्लो की लाश को भी टीवी पर दिखाता है और अपना दर्द बयान करते हुए सभी को दिखाता है कि वह भी दूसरों की तरह आम लोग ही हैं। बर्लिन भावनाओं में इतना बह गया कि उसने लोगों की नजरों में चोरों का रुतबा बढ़ा दिया। दूसरी तरफ राकेल ने प्रोफेसर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। उसने जानबूझकर एंजल के कोमा से बाहर आने की झूठी खबर को फैला दिया। वो जानती थी कि प्रोफेसर इस खबर को सुनते ही अपना भांडा फूटने से बचाने के लिए एंजल को मारने के लिए अस्पताल जरूर आएगा। प्रोफेसर बर्लिन से कॉल करके इसके बारे में बात करता है। बर्लिन जानता था कि प्रोफेसर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जानबूझकर ये खबर फैलाई है। वो पहले खबर फैलाएंगे कि शिकार जाग गया है और फिर वहां जाते ही आप उनके जाल में फंस जाएंगे। पुरानी फिल्मी ट्रिक है। लेकिन प्रोफेसर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो हॉस्पिटल के अंदर घुसने की एक शानदार योजना बनाते हैं। अस्पताल के अंदर डॉक्टर से लेकर पेशेंट तक सभी लोग पुलिस के आदमी थे। प्रोफेसर सबसे पहले बहुत सारे जोकर्स को अस्पताल के अंदर भेजता है। जब पुलिस उन्हें निकालने में व्यस्त हुई तभी प्रोफेसर चुपके से अंदर घुस जाता है और एक बच्चे को डॉल पकड़ाकर एंजल के रूम में भेज देता है। खुशकिस्मती से वहां पर एंजल मौजूद ही नहीं था और ये सब पुलिस का बिछाया हुआ बस एक जाल था। प्रोफेसर डॉल की आंख में लगे कैमरा के जरिए ये सब देख रहा था। इसके बाद प्रोफेसर 4 बेहद ही खतरनाक लोगों की एक टीम को हाई कोर्ट जा रही पुलिस वैन को घेरने के लिए कहता है, क्योंकि उसी वैन के अंदर टोक्यो को ले जाया जा रहा था। वही म्यूजियम के अंदर नैरोबी और बर्लिन रियो को बता देते हैं कि प्रोफेसर टोक्यो को पुलिस के चंगुल से बचा लेंगे, इसलिए रियो सभी को बता देता है कि हॉस्टेजेस भागने वाले हैं। वो जल्दी से अपने डिवाइस के जरिए दरवाजे के सिस्टम को हैक कर लेता है। नीचे सभी के जाते ही आर्टूरो डेनवर को बंदूक की नोक पर लेकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब मोनिका ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो खुला ही नहीं। इतने में ही सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। घंटा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। और आर्टूरो डेनवर को मारने ही वाला था। तभी पीछे से मोनिका उसके सर पर जोर से मारती है, क्योंकि मोनिका डेनवर से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे मारने नहीं देना चाहती। वही राकेल प्रोफेसर से मिलने कैफे में आई थी। यहाँ पर प्रोफेसर उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है जहाँ पर वो घूमने जाने वाले थे। इसी बीच राकेल की नजर प्रोफेसर के कपड़े पर लगे लाल बाल पर पड़ जाती है। उसे देखते ही राकेल समझ जाती है कि प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि उसके सामने बैठा आदमी ही प्रोफेसर है।
क्योंकि अस्पताल के अंदर जिस आदमी ने बच्चे को डॉल पकड़ाई थी उसने भी लाल कलर की बिग पहन रखी थी और प्रोफेसर ने पीछे कई ऐसे सबूत भी छोड़े थे जो राकेल को उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रहे थे। राकेल उसे बाथरूम में बुलाने के बहाने हथकड़ी पहना देती है। वहीं म्यूजियम के अंदर हेल्सिंकी बहुत गुस्से में था क्योंकि वो पिछले 5 दिनों में सिर्फ 4 घंटे ही सोया था। इसलिए वो गुस्से में आर्टूरो को अपने साथ ले जाकर उसे एक चलता फिरता बॉम्ब बना देता है। इस वक्त आर्टूरो का चेहरा देखने लायक था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। मोनिका ने भी सबके सामने चोरों का साथ दिया था, इसलिए अब वो भी एक चोर बन चुकी है। इसी दौरान नैरोबी अब इन सबसे तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो बर्लिन को वापस से लीडरशिप दे देती है। शेर को समझाने की जरूरत नहीं है कि शिकार कैसे करते हैं नैरोबी। इस खेल के तो हम पुराने खिलाड़ी हैं। लीडर बनते ही बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को हुक्म देता है कि उन्हें बिना रुके सुरंग खोदनी है, लेकिन चोर पुलिस को चकमा देने के लिए जानबूझकर हॉस्टेजेस से एक सुरंग खुदवा रहे थे क्योंकि वो खुद तो किसी और ही सुरंग से भागने वाले हैं। बाहर पुलिस को भी पता चल जाता है कि चोर सुरंग के रास्ते से भागने वाले हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक असली सुरंग के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ राकेल प्रोफेसर को उसी घर के बाहर ले आती है जहाँ पर प्रोफेसर ने अपनी टीम के साथ प्लानिंग की थी। राकेल प्रोफेसर पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रोफेसर ने जानबूझकर उससे झूठे प्यार का नाटक किया ताकि वो पुलिस की हर हरकत पर नजर रख सके। राकेल उसे अकेला छोड़कर कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ टोक्यो को हाई कोर्ट ले जा रही गाड़ियों को अचानक से कुछ गुंडे आकर घेर लेते हैं। दरअसल टोक्यो को बचाने के लिए प्रोफेसर ने अपने कुछ आदमियों को भेजा था। पुलिस को घेरने के तुरंत बाद वो गाड़ी पर टाइम बॉम्ब को लगा देते हैं। पुलिस इसे असली बम समझकर बाहर कूद जाती है और प्रोफेसर के आदमी सभी को बंदूक की नोक पर लेकर टोक्यो को लेकर चले जाते हैं। उन्होंने टोक्यो को पुलिस वाले कपड़े पहनाकर एक सीक्रेट मोबाइल पकड़ा दिया जो कि सिर्फ प्रोफेसर को कॉल करने के लिए था। टोक्यो एक बाइक पर सवार होकर शहर की तरफ निकल पड़ती है। टोक्यो बार बार प्रोफेसर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रोफेसर इस वक्त राकेल की कैद में बंधा हुआ था। राकेल कुछ सवाल जवाब पूछने के लिए प्रोफेसर की हथकड़ियां खोल देती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर ना चाहते हुए भी अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए राकेल को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो राकेल की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ शहर की सारी पुलिस टोक्यो को हर तरफ ढूंढने में लगी हुई थी, इसलिए टोक्यो का ज्यादा देर बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं था। टोक्यो उसी फोन से एलिसन पार्कर के फोन पर कॉल करती है और म्यूजियम के अंदर से फोन रियो उठा लेता है। पुलिस भी उनके बीच हो रही सभी बातों को सुन रही थी, इसलिए टोक्यो अपनी भाषा में रियो को समझाती है कि वो म्यूजियम का दरवाजा खोल दे क्योंकि टोक्यो सीधा उसी से अंदर घुसने वाली है। म्यूजियम के बाहर पहुंचते ही पुलिस समझ जाती है कि बाइक पर सवार लड़की ही टोक्यो है, इसलिए वो उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। म्यूजियम का दरवाजा खोलकर बाकी साथी भी टोक्यो को कवर फायर देते हुए किसी तरह बैंक के अंदर सुरक्षित ले आते हैं, लेकिन इस दौरान चोरों के एक साथी मॉस्को यानी डेनवर के पिता को गोलीबारी के दौरान गंभीर चोट लग गई। पेट में गोली लगने की वजह से मॉस्को की हालत बहुत खराब हो गई। ऐसे हालातों में भी प्रोफेसर ने सभी को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ट्रेनिंग दे रखी थी, लेकिन इस बार हालत बहुत गंभीर थी और डॉक्टर के बिना मॉस्को का बचना नामुमकिन था। बर्लिन बिना प्रोफेसर का इंतजार करे सीधा पुलिस को कॉल करके डॉक्टर को अंदर भेजने की मांग करता है, लेकिन इस बार पुलिस ने चोरों की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अब तक प्रोफेसर भी अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। वो बर्लिन को जल्द से जल्द सारे काम निपटाने के लिए कहता है क्योंकि अब पुलिस को प्रोफेसर के बारे में पता चल चुका है, इसलिए उन्हें जल्दी से इस चोरी को खत्म करके यहाँ से भागना होगा। प्रोफेसर एक डॉक्टर का जुगाड़ कर लेता है जिसे कि सुरंग के रास्ते से अंदर भेजा जाएगा। मॉस्को के मुताबिक सिर्फ 10 घंटे की खुदाई करना बाकी था। वहीं पुलिस कैंप के अंदर सभी ऑफिसर्स को अब राकेल पर शक होने लगा क्योंकि हर बार प्रोफेसर की सच्चाई सामने आने से पहले राकेल कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे एंजल को प्रोफेसर की सच्चाई पता चलने के बाद राकेल ने एंजल को केस से बाहर कर दिया और जब उसके एक्स हस्बैंड ने प्रोफेसर को कस्टडी में लिया तब राकेल ने वहां पर जाकर प्रोफेसर के खिलाफ सारे सबूतों को भी फाड़ दिया। अपनी इज्जत को बचाने के लिए राकेल प्रोफेसर के उस अड्डे का पता दे देती है जहां पर प्रोफेसर उसे पहली बार लेकर गया था, लेकिन पुलिस की छानबीन करने के बावजूद भी वहां पर कुछ नहीं मिला क्योंकि प्रोफेसर का असली अड्डा तो कहीं और ही था। राकेल से उसका पुलिस बैच छीन लिया जाता है और उसे भी इन्वेस्टिगेशन कस्टडी में भेज दिया गया। वहीं म्यूजियम के अंदर चोरों के पास अब समय बहुत कम था, इसलिए नैरोबी 100 और 200 के नोट छापने का ऐलान कर देती है। सुरंग का काम भी तेजी से चल रहा था। प्रोफेसर अपने आदमियों के साथ गोदाम से खोद रहा था और रियो डेनवर के साथ बैंक के अंदर से खुदाई कर रहा था।
इसी बीच हम राकेल को देखते हैं जो कि एंजल का बैच चुरा कर ले जाती है। उसके बाहर जाते ही एंजल भी कोमा से बाहर आ जाता है। राकेल एंजल के बैच का इस्तेमाल करते हुए उन दुकानों की सीसीटीवी फुटेज निकाल लेती है जहां से प्रोफेसर अक्सर गुजरा करता था। काफी देर तक फुटेजेस टटोलने के बाद आखिरकार राकेल को प्रोफेसर और उसके अड्डे के बारे में पता चल जाता है। इस बार वो बिना कोई गलती करे पूरी तैयारी के साथ प्रोफेसर को पकड़ने के लिए जाने वाली थी। वही म्यूजियम के अंदर मॉस्को को गोली लगे हुए पूरे 14 घंटे बीत चुके थे और जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ मिनट ही बाकी थे। मोनिका जल्दी से डेनवर को सुरंग का काम छोड़कर उसके पिता के पास जाने के लिए कहती है। मॉस्को अपनी आखिरी सांसों में भी डेनवर के बारे में सोच रहा था। मरने से पहले मॉस्को सभी को अपना असली नाम बता देता है। डेनवर अपने पिता के साथ बिताए हुए उन कीमती पलों को याद करके भावुक हो रहा था। प्रोफेसर को जब पता चलता है कि मॉस्को मर चुके हैं तो प्रोफेसर भी अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी बीच सुरंग का काम पूरा हो चुका था। प्रोफेसर सुरंग के रास्ते से होते हुए बैंक के अंदर घुस जाते हैं और एक बार फिर से ये टीम एक साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया था। नैरोबी प्रोफेसर को वो सारा पैसा दिखाती है जिसे उसने अपनी पूरी लगन से छापा था। चोरों ने मात्र 6 दिनों के अंदर 984 मिलियन यूरोस यानी 100 अरब रुपए से भी ज्यादा की रकम को छाप दिया था। ये संख्या करोड़ों से भी कहीं अधिक थी। वापस आकर प्रोफेसर देखता है कि मिलिट्री अब बैंक के अंदर घुसने के लिए तैयार है। प्रोफेसर जल्दी से बर्लिन को सारा पैसा सुरंग के जरिए निकालने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर राकेल आकर प्रोफेसर को बंदूक की नोक पर ले लेती है। राकेल इस बात से अनजान थी कि प्रोफेसर यहाँ पर अकेला नहीं है। जल्द ही प्रोफेसर के आदमी राकेल को पकड़कर बेहोश कर देते हैं। जब राकेल को होश आया तब प्रोफेसर उसे बताता है कि ये प्लान उसका नहीं था, बल्कि जब प्रोफेसर छोटा बच्चा था तब उसे कई प्रकार की लाइलाज बीमारियां थीं। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके, इसलिए उसके पिता ने इसी बैंक को लूटने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने प्रोफेसर की आंखों के सामने ही उसके पिता को बैंक की सीढ़ियों पर मार डाला और तभी से प्रोफेसर ने कसम ली थी कि वो इस बैंक को लूट कर ही अपना बदला लेगा। इसीलिए प्रोफेसर ने इस चोरी को अंजाम देने के लिए पूरे 20 साल का इंतजार किया। बातों के दौरान राकेल के मोबाइल पर एंजल का कॉल आता है। कोमा से बाहर आने के बाद एंजल ने सबसे पहले राकेल को ही कॉल किया था। एंजल राकेल को अस्पताल आने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे प्रोफेसर की सच्चाई बताना चाहता था, और अगर राकेल नहीं गई तो एंजल सारी जानकारी सीधा कंट्रोल यूनिट को दे देगा। इसलिए प्रोफेसर राकेल पर भरोसा करके उसे जाने देता है। पुलिस भी एंजल का फोन ट्रेस कर रही थी और उसे पता चल जाता है कि एंजल होश में आ चुका है। दूसरी तरफ म्यूजियम के अंदर चोरों ने अभी भी कुछ हॉस्टेजेस को नकली सुरंग खोदने के काम पर लगा रखा था और पुलिस को अभी भी लग रहा था कि चोर इसी सुरंग से भागने वाले हैं। इसीलिए वो पहले ही अपने सिपाहियों को सीवर पाइप में तैनात कर देती है। वही राकेल हॉस्पिटल में एंजेल के पास पहुंच चुकी थी। राकेल कहती है कि वो अब हार चुके हैं, इसलिए एंजेल को भी अपना मुंह बंद रखना होगा। इसी दौरान यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो राकेल को गद्दार बताकर गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाती है। इसके बाद में पुलिस एंजेल से प्रोफेसर के अड्डे के बारे में पूछता है, लेकिन एंजेल राकेल का पक्का दोस्त था, इसलिए वो जानबूझकर भूलने का नाटक करता है और प्रोफेसर के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताता। वही म्यूजियम के अंदर टोक्यो जब दीवारों पर स्टिकी बॉम्ब्स लगा रही थी, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। हथियारों और आर्मर से लैस मिलिट्री की एक टुकड़ी उस छेद से अंदर घुस जाती है। टोक्यो और रियो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान टोक्यो को लगातार बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं। टोक्यो को नीचे गिरा देखकर रियो भी सरेंडर कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेनवर आकर किसी तरह मिलिट्री को रोक लेता है। मोनिका भी उसका साथ देती है। लगातार हो रही फायरिंग से मिलिट्री को पीछे हटना पड़ता है। खुशकिस्मती से टोक्यो ने भी आर्मर वेस्ट पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसे खरोच तक भी नहीं आई। चारों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊपर वाले फ्लोर्स की तरफ भागते हैं। अब चोरों के पास समय बहुत कम था, इसलिए वो सभी हॉस्टेजेस को घुटनों के बल बैठाकर अपनी असली तिजोरी वाली सुरंग की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही पुलिस सभी हॉस्टेजेस को बाहर की तरफ खदेड़ देती है। वहीं सीवर पाइप के अंदर सुरंग का दरवाजा खुलने के बाद पुलिस को यहाँ पर हॉस्टेजेस के अलावा कोई भी चोर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये वही नकली सुरंग थी जो पुलिस को चकमा देने के लिए चोरों ने जानबूझकर हॉस्टेजेस से खुदवाई थी। कैंप के अंदर एलिसन पार्कर, जिसे चोरों ने बंदी बनाया था, वो पुलिस को बताती है कि चोर तिजोरी नंबर 4 के रास्ते से भागने वाले हैं। कर्नल जल्दी से सभी मिलिट्री ऑफिसर्स को तिजोरी नंबर 4 की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। वहीं तिजोरी के पास चोरों का अभी भी कुछ पैसा ले जाना बाकी था।
था। प्रोफेसर जल्दी से सभी को वहां से निकलने के लिए कहता है। बर्लिन सभी को जाने के लिए कहकर खुद यहाँ पर रुकने का फैसला करता है। बर्लिन ने अपने साथ एक हॉस्टेज को भी रख लिया था। वही कैंप के अंदर कर्नल राकेल पर प्रोफेसर के साथ मिले होने के गंभीर आरोप लगाकर उसे उसकी बेटी से अलग करने की धमकी देता है। इसलिए राकेल को ना चाहते हुए भी प्रोफेसर के अड्डे के बारे में पुलिस को बताना पड़ता है। वहीं अब तक मिलिट्री भी तिजोरी के पास पहुंच चुकी थी। बर्लिन उन्हें रोकने के लिए मशीन गन से लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। जब मिलिट्री से मशीन गन का सामना नहीं हो पाया तो उसने बर्लिन पर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। रास्ता साफ देखकर मिलिट्री आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बर्लिन अभी भी जिंदा था। वो हर मुमकिन कोशिश से उन्हें रोकता है ताकि प्रोफेसर को भागने का मौका मिल जाए। वैसे भी बर्लिन को एक गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से वो 1 या 2 महीनों के अंदर मरने ही वाला था। बर्लिन के कहने पर हेलसिंकी सुरंग को तबाह कर देता है। प्रोफेसर ने अपने 2 साथियों के साथ अब अपने भाई को भी खो दिया था। अपनी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल के बिस्तर पर मरने की बजाय बर्लिन पूरी शान के साथ अपने साथियों के लिए पुलिस के हाथों मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रोफेसर के अड्डे के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता सिवाय प्रोफेसर द्वारा छोड़े गए एक संदेश के, जो कि क्रांति का प्रतीक था। हम देखते हैं कि प्रोफेसर बिल्कुल पुलिस के सामने से ही पैसों वाला ट्रक लेकर उनकी नाक के नीचे से निकल गया था और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी। बाकी बचे हुए चोर भी अपना होलिया बदलकर सड़कों पर अलग अलग रास्तों की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर के वादे के मुताबिक पैसा सभी के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और इस तरह प्रोफेसर ने कागज के खिलौने बनाते हुए पूरी गवर्नमेंट को बेवकूफ बना दिया। हालांकि प्लान में गड़बड़ हुई, प्रोफेसर ने अपनों को खोया, लेकिन उसने अपने पिता की मौत का बदला भी इस बैंक को लूट कर ले लिया। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां राकेल ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो कमरे में बैठी प्रोफेसर की उन्हीं तस्वीरों को देख रही थी। तस्वीरों के पीछे उसे कुछ आकृति बनी हुई दिखाई देती है। उसे जोड़कर देखने पर पता चलता है कि वो फिलीपींस देश के एक छोटे से टापू का नक्शा है। राकेल बिना देर करे वहां पर पहुंच जाती है और यहीं पर उसकी मुलाकात फिर से प्रोफेसर से हो जाती है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्मों से हटकर टीवी शोज या वेब शोज देखना पसंद है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम लिखकर जरूर जाना।